Dear students, let us continue our discussion on classical mechanics according to our JAM syllabus. Okay, तो हम डिस्कस कर रहे थे जो फॉर्मूले जो यू कैन सो टेल दैट शॉर्ट नोट्स. Okay, and this is actually the revision course as I have already told. So today we will discuss some more concepts and formula. तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है रॉकेट मोशन. देखिए यह हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मूला. ओके, इसके रॉकेट मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो वेलोसिटी होता है रॉकेट का, बाउंड आउट स्पीड जिसको कहते हैं, वो क्या होते हैं, और टर्म्स को भी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉर रॉकेट मोशन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, दैट इज द एम इंटू डिविडिटी. एम इज द मास ऑफ रॉकेट एंड डिविडिटी इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, एंड दैट इज इक्वल टू वी एक्सहॉल्स, मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्टिंग वेलोसिटी है रॉकेट का, इंटू माइनस डी एम डी टी. माइनस डी एम डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, माइनस जो होगा वर्टिकल मोशन के लिए एम जी. तो ये जो पोर्शन से फर्स्ट पोर्शन जो है ये एक्चुअली थ्रस्ट रिएक्शन है, इसको थ्रस्ट रिएक्शन कहा जाता है. और जो सेकेंड वाला पार्ट है एम जी, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. सो रॉकेट मोशन के बारे में ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. और सेकंड जो है वो है इसका जो बाउंड आउट स्पीड है, दैट इज वी, दैट इज वी जीरो, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, प्लस वी एक्सॉस्टिंग वेलोसिटी ई एक्स इंटू एल एन, दैट मीन्स लॉग ई बेस एम नॉट बाई एम. एम नॉट इज द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट एंड एम इज द फाइनल मास ऑफ रॉकेट. ओके, माइनस जी इंटू टी, सो इट विल बी द वेलोसिटी. सो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा रॉकेट मोशन के बारे में. नेक्स्ट जो कोलिशन थ्योरी होते हैं, कोलिशन थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 11th और 12th का ही कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा. सो हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे. रिबाउंड ऑफ बॉल जो होता है फ्रॉम फ्लोर. ओके, तो स्पेशल काइंड्स ऑफ कोलिशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि रिबाउंडिंग ऑफ बॉल फ्रॉम फ्लोर. तो ये भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है. मान लीजिए कि here is a floor, okay, and a ball is falling from a certain height from here. मान लीजिए कि ये जो हाइट है ये एच नॉट है. ओके, इनिशियल हाइट और इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये यहाँ पर टकराएगा दैट इज वी जीरो. ओके, so we have to find out what is the velocity of this ball after n rebouncing. Okay, so it will rebound, then it will again, it will up. Okay, then again it will be down and then again it will rebound. ऐसे करके ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक. लेकिन ये एक ही जगह होगा. सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ दिखा रहा है ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होगा. ये एक ही जगह में ऐसे ऐसे होता रहेगा. ठीक है, तो देखिए आफ्टर nth collision to the with the floor, what will be its speed? So its speed will be vn and that will be e to the power n into v naught. और ये जो e है यहाँ पर e है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए. ये कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अगर आपको बेसिक कोलिशन पता है तो आपको ये पता ही होगा कि है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. एंड नेक्स्ट व्हाट इज द हाइट that it will travel after nth collision, that is also hn and that is e to the power 2n into h naught. h naught is the initial height, जैसे कि v naught is the initial velocity. And what is the total time
elapses by this ball till it come to rest. तो रेस्ट होने के पहले ये कितना टाइम तक ऐसे रिबाउंसिंग करते हैं उसका भी एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच नॉट बाई जी इंटू 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई। यहाँ पर भी जो नोटेशन का सिग्निफिकेंस है वो सेम ही है। और ये टोटल कितना हाइट और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आफ्टर nth collision, so that will also be another expression, that is capital H, that is h naught is the initial height into 1 plus e square divided by 1 minus e square। तो इस तरह से कोई कुछ फार्मूला आपको याद करना चाहिए, और ये जो फार्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कॉल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो 10+2 लेवल का एक वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता ही होगा। और उसके साथ आप ये जो रिबाउंसिंग ऑफ बॉल ये जोड़ लेना, ये भी 10+2 का ही टॉपिक्स है, लेकिन तब भी मैं बोल दिया क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फार्मूला है फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेंटर ऑफ मास। ओके, दैट इज सेंटर ऑफ मास। Let us talk about सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, सम फार्मूला दैट इज रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास। पहले तो आपको कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ जो जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक डिफिनेशन से आपको पता ही होगा कि जैसे आर सेंटर ऑफ मास जो है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होता है समेशन एम आई आर आई डिवाइड बाई समेशन एम आई। और अगर ये कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट है तो समेशन इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट विल बी आर इंटू डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। और इसका लिमिट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री, व्हाट इज द जियोमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड what kinds of coordinate system we have chosen, so it will depend on that, okay। And if you want to write it in component form, then there will be x center of mass and y center of mass and z center of mass, something like this, mi xi divided by summation mi, and for continuous object it will also be x dm upon integration dm. Similarly it will happen for y and z also. But the most important thing that you have to remember, the position of center of mass for some particular object। जैसे कि एनी अगर आप एनी जियोमेट्रिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट आपके पास है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसका जियोमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट always situated at the center of its geometry, it is geometrical center, and center of mass of spherical object always situated at its geometrical center। जैसे कि मान लीजिए एक कोई सर्कल है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसको जियोमेट्रिकल सेंटर में ही होगा। मान लीजिए कोई स्फीयर है तो सेम ही होगा, मे बी इधर इज सिलेंडर्स और यू कैन से a rod something like this, ओके, ऑफ लेंथ l, सो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये l/2 डिस्टेंस पे होगा कोई एक एंड से, सो यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, सो इट विल बी l/2। तो ऐसे हम जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है उसका सेंटर ऑफ मास आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो सिमेट्रिक नहीं है उसके लिए थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर डेरिवेशन पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट है वो मैं डायरेक्टली आपको बोल देता हूँ, याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हम बताएंगे फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा, मान लीजिए ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो देखो मे बी इट इज एक्स एक्सिस, लेट अस टेक दिस इज ओरिजिन 0,0, so it will lie on the y axis because this is the
y-axis is the line which divide this ring symmetrically. So center of mass will lie on the y-axis, but where, that is the calculation based. You have to calculate that, and if you calculate, you will get the result that somewhere here, and the coordinate of this point will be 0, 2 r by pi. So this is the position of center of mass, or you can say the coordinate of center of mass for semicircular ring taking origin as its center. Okay. Similarly, if you talk about the semicircular disc, you have to remember this formula because questions are sometimes directly asked from here. And semicircular डिस्क के लिए क्या होगा 0,4r/3π. You have to remember this particular result. Okay. And number 3, if we talk about solid hemisphere, then it will be 0,3r/8. अगर हम हेमिस्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल सेल होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर हेमिस्फेरिकल स्फीयर है, हेमिस्फेरिकल सेल नॉट स्फीयर, इट शुड लाइक सेल. ओके. तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 0,r/2 पे होगा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सॉलिड कोन, सॉलिड कोन के लिए कहाँ होगा 0,h/4 डिस्टेंस में. ठीक है. h is the height of the cone, and for hollow cone it will be h/3. Number 6, if you talk about a hollow cone, then it will be 0,h/3. So you have to remember this result. Okay. Sometimes questions are directly asked from here. Okay. वो क्या करते हैं, वो आपका r दे देता है और आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना होगा. तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा 3/8 इंटू आर का जो रेडियस दिया होगा, मतलब 4/3π इंटू आर, ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है. तो ये है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट और रॉकेट मोशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट. द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशन एंड मूविंग कोऑर्डिनेट ऑल्सो. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज द रिजिड डायनामिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स. So coming 2 lectures will cover your whole classical mechanics and GPM syllabus. That I have discussed only formula actually, and you have to take short notes on this formula. So एक्चुअली मैं ये जो सीरीज़ है ये आपको शॉर्ट नोट्स मेकिंग के लिए मैं बना रहा हूँ. आपको क्या करना होगा, जो फार्मूला हम बताएंगे अभी इस वीडियो में, आपको एक पेज में पूरा ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इसका सारा का सारा फार्मूला लिख लेना है. तो एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम के पहले नाइट में आप ये एक बार रिवीजन कर सकते हैं. ठीक है. और वो एकदम एक झलक से रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू.